नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे सिंगल फेज एसी मोटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इसी के साथ आपकी भले सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपकी कंपटीशन टेक्निकल भर्तियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भले ही आपकी JVNL हो या UP PPCL हो, सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। अतः दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। अब स्टार्ट करें और आपका पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, यानी क्या रीजन है जिसके कारण आपकी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों, अब ऑप्शन में देखो क्या है। आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा क्वेश्चन चूज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन अच्छे से एक बार और देख लो। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी इसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नोना, यानी किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए उसका एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। दूसरा इसका ऑप्शन दे रहेगा सिंगल फेज का होना, तो ये तो हाई है, ये तो रॉन्ग होगा। दोनों तो दोनों होंगे नहीं, कोई नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ये पहला सही है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र न होने के कारण ही आपकी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें आपका दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर की वार्निंग के मध्य कोण होता है। तो बताओ दोस्तों, सिंगल फेज मोटर की वार्निंग के मध्य कोण क्या होता है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो देखो 90 डिग्री होता है या 120 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो इसका ध्यान रखना, सिंगल फेज मोटर की वार्निंग के मध्य 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। यही आपके अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछ रही है या कोई 3 फेज मोटर बोली, तो 120 डिग्री के एंगल पर होती है उसकी वार्निंग। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है स्लिट फेज मोटर रनिंग वार्निंग मोटे तारों की क्यों बनाई जाती है, यानी क्या रीजन है जिसके कारण आपकी स्लिट फेज मोटर की रनिंग वार्निंग मोटे तारों की क्यों बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन में देखो निम्न प्रतिरोध, जी ये भी सही है। उच्च इंडक्टेंस, हाँ ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए व बी दोनों, यानी इसमें ये दोनों सही है। यानी आपकी स्लिट फेज मोटर की जो रनिंग वार्निंग है ये मोटे तारों की इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि उसका एक तो निम्न प्रतिरोध कम होता है, दूसरा उसका इंडक्टेंस क्या होता है, उच्च होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है स्प्लिट फेज मोटर स्टार्टिंग वार्निंग को पतले तार क्यों बनाई जाती है। ये तो बता दें कि मोटे तारों की इसलिए बनाई जाती है क्या कि निम्न प्रतिरोध उच्च इंडक्टेंस होता है। और अगला क्वेश्चन है कि आपका स्प्लिट फेज मोटर स्टार्टिंग वार्निंग पतले तार की क्यों बनाई जाती है, इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लो, स्टार्टिंग ऑप्शन में देख लो आप, यानी इसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, इसमें उच्च प्रतिरोध, तो आपकी स्प्लिट फेज मोटर की स्टार्टिंग वार्निंग उसका प्रतिरोध उच्च होगा, ये सही है। आगे निम्न, हाँ इसका इंडक्टेंस निम्न होगा। और इसके आगे दोनों, हाँ दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी इसमें उच्च प्रतिरोध आपकी स्टार्ट वार्निंग होता है और निम्न इंडक्टेंस होते हैं, इसी कारण ये वार्निंग क्या की जाती है, स्टार्टिंग वार्निंग पतले तारों की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के खांचों में अधिक गहराई में कौन सी वार्निंग स्थापित की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना, स्प्लिट इंडक्शन मोटर जो खांचों की अधिक गहराई होगी, तो अधिक गहराई के लिए आपकी कौन सी वार्निंग स्थापित होती है। तो दोस्तों, वो आपकी होती है रनिंग वार्निंग, यानी जो अधिक गहराई में स्टार्टिंग वार्निंग ऊपर होती है और रनिंग वार्निंग गहराई में स्थापित की जाती है। तो आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में धारा व वोल्टेज इन फेज कौन सी वार्निंग में होते हैं, यानी स्प्लिट फेज मोटर में धारा वोल्टेज कौन सी वार्निंग में इन फेज होते हैं। और इन फेज यानी क्या होता है, और एक तो होता है एंटी फेज, जो होता है इन फेज होता है दोस्तों जो दो वार्निंगों के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है, यानी आगे पीछे होती है। इन फेज यानी प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखरमान पहुंचे, वह आपकी इन फेज राशि कहलाती है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि
स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में धारा वोल्टेज इन फेज कौन सी वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है या रनिंग वाइंडिंग में होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग में वोल्टेज व धारा इन फेज होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कितने एचपी की बनाई जाती है। तो दोस्तों आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है वह 0.5 एचपी की बनाई जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। यानी आपकी जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है इसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों इसका पावर फैक्टर होता है 0.3 से 0.4 के मध्य में होता है, यानी 0.3 से लेकर 0.4 तक होता है। अगला क्वेश्चन है छोटे पंप, ग्राइंडर, बफिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, फैन आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इन कार्यों के लिए आपकी जो स्प्लिट फेज मोटर है यही काम में ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। यानी आपकी जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है इसमें कौन से प्रकार का रोटर काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका स्क्विरल केज रोटर काम में लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। दोस्तों इस क्लास में आपको सिंगल फेज के क्वेश्चन बता रहे हैं और जैसे आपके सिंगल फेज के लगभग 80 क्वेश्चन है वो पूरे अटेंड करना। इसके बाद में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन भी हल करवाएंगे दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटर मोटर में पावर फैक्टर तथा टार्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च क्यों होता है। यानी इसका पावर फैक्टर उच्च क्यों होता है, किसका, कैपेसिटर के संयोजन कैपेसिटर मोटर का पावर फैक्टर तथा टार्क स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च क्यों होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जोड़ते हैं, इसी कारण इसका पावर फैक्टर आपकी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तभी इसका पावर फैक्टर उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कैपेसिटर के संयोजन की विधि के आधार पर कितने प्रकार की मोटर होती है। यानी हम कैपेसिटर के संयोजन करते हैं उस विधि के आधार पर आपके कितने प्रकार के मोटर, यानी कैपेसिटर के संयोजन के आधार पर मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब आपको तीनों प्रकार बताए गए होंगे। एक तो होती है कैपेसिटी स्टार्ट मोटर, एक होती है स्थायी कैपेसिटी मोटर, एक होती है कैपेसिटी स्टार्ट कैपेसिटी रन मोटर। यानी 3 प्रकार है। एक तो हो गया आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर, ठीक है दोस्तों, स्थायी कैपेसिटर मोटर। दूसरी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और अगली है स्थायी कैपेसिटर, एक कैपेसिटर रन मोटर और एक स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है दोस्तों। तो अब इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर ये 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कितने माइक्रोफेड के होते हैं। यानी अगर आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है तो उसमें कैपेसिटर की माइक्रोफेरेड कितनी होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 60 से 120 माइक्रोफेरेड का इसमें कैपेसिटर संयोजित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अंकित घूर्णन गति का कितना भार प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों यह स्टार्टिंग वाइंडिंग का 75% भाग घूम जाने के बाद में आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग असंयोजित कर देता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये क्या करता है, यानी 75% स्पीड प्राप्त कर लेने के बाद आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग से असंयोजित कर देगा और मोटर अपनी रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करती रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का कार्य करते समय कौन सी वाइंडिंग कार्य करती है। यानी अगर आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कार्य करिए तो उस समय कौन सी वाइंडिंग कार्य करेगी दोस्तों। तो उस समय आपकी रनिंग वाइंडिंग कार्य करेगी। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्ट करती है, रनिंग वाइंडिंग क्या करती है, कार्य करती रहती है आगे भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर जोड़ने से धारा कितने डिग्री आगे हो जाती है। यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर हम कैपेसिटर जोड़ते हैं तो धारा कितने डिग्री आगे हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जो, जैसे हम कैपेसिटर संयोजित करेंगे तो कैपेसिटर करते धारा कितने डिग्री एंगल पर आगे हो जाएगी, तो दोस्तों वह 75 डिग्री के एंगल पर आगे हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वार्निंग में धारा हाँ, क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग के समय रनिंग वार्निंग से धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पिछड़ जाती है। तो दोस्तों आपकी धारा है वह रनिंग वार्निंग से कितने डिग्री पिछड़ जाती है, तो दोस्तों आपके रनिंग वार्निंग से धारा 70 डिग्री पिछड़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, मशीन और कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है, यानी इस प्रकार में कौन सी मोटर का इस प्रकार के कार्यों के लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाएगी। तो दोस्तों इनके लिए आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर काम में आती है, यानी आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वही आपके पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन आदि में काम में ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इन मशीनों का उपयोग है, ये काफ़ी बार एग्जाम में इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला आपका 19वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क समान होता है, यानी जिसका स्टार्टिंग टार्क भी समान हो और रनिंग टार्क भी समान हो। तो दोस्तों वह है आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर है जिसका स्टार्टिंग और रनिंग टार्क दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कैपेसिटर मोटर कितने माइक्रोफेड का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, यानी आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर है उसमें कितना माइक्रोफेड का कैपेसिटर काम लेते हो, तो दोस्तों उसमें 2 से 2.5 माइक्रोफेड का कैपेसिटर काम में लेते हैं। और आपके जो छत के पंखे होते हैं वहाँ पर भी आपके 2.5 माइक्रोफेड का कैपेसिटर काम में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छत व मेज के पंखे, इंडक्शन रेगुलेटर, आर्क वेल्डिंग कंट्रोल आदि में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इनके लिए आपकी जो मोटर है वह आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर काम में ली जाती है, यानी आपका छत पंखा ले लो, मेज पंखा ले लो, इंडक्शन रेगुलेटर मोटर ले लो, और सभी प्रकार की मोटरों के लिए आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर काम में ली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग वार्निंग के श्रेणी क्रम में 2 समांतर संयोजित कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से आता भी होगा, यानी 2 समांतर कैपेसिटर संयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसमें आपके 2 समांतर कैपेसिटर संयोजित प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में केवल स्टार्टिंग के समय कार्यरत कैपेसिटर का मान क्या होगा, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे उसका कार्यरत मान क्या होगा। तो उसका दोस्तों जो कैपेसिटर उसकी माइक्रोफेड होती है 18 से 20 माइक्रोफेरेड उसकी क्या होती है, क्षमता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, 10 से 20 माइक्रोफेरेड को स्टार्टिंग वार्निंग में कितनी गुणन प्राप्त करने पर अलग कर दिया जाता है, यानी आपका 10 से 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर वो स्टार्टिंग वार्निंग कितनी गुणन गति प्राप्त करने के बाद उसे हटा दिया जाता है, तो वह आपकी 75% स्पीड पकड़ लेने के बाद में वापस हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग वार्निंग के श्रेणी क्रम में संयोजित कैपेसिटर का मान कितना होता है, जो रनिंग अवस्था से भी कार्य करता है, यानी स्टार्टिंग वार्निंग का जो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है उसका मान कितना होता है, जो रनिंग वार्निंग में भी कार्य करता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो रनिंग के समय भी कार्य करता रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर रन मोटर में उच्च प्रारंभिक टार्क में उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होता है, यानी इसमें उच्च पावर फैक्टर क्यों प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैपेसिटर जुड़े होने के कारण वह उच्च प्रारंभिक टार्क व उच्च पावर फैक्टर पर प्राप्त करता रहता है, यानी कार्य करता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टार्क रनिंग टार्क से कितना गुना होता है, यानी आपका जो कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टार्क है वो रनिंग टार्क का कितने गुना अधिक होता है दोस्तों। तो दोस्तों वह 3 गुना अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोटर है जो 25%
अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्य कर रही है। यदि उसमें 25% अधिक लोड है फिर भी वह पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करी है तो वह आपकी सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस मोटर क्या है, ना तो उसकी एक आरपीएम कम होती है ना ज़्यादा, यानी स्थिर गति वाली मोटर कौन सी होती है तो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है, यानी इसे गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रेफ्रिजरेटर एसी कंप्रेसर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए आपकी कैपेस्टार्ट के फिर रन मोटर काम में ले जाएगी, जो रेफ्रिजरेटर हो या आपके एसी कंप्रेसर हो। अगला क्वेश्चन है, रनिंग व स्टार्टिंग वार्निंग के संयोजन की दिशा परिवर्तन करके किस मोटर की गुणगति परिवर्तित की जा सकती है, यानी कौन सी मोटर है जिसकी हम गुणगति चेंज कर दें। तो कैपेसिटर मोटर की गुणगति चेंज कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर भी कर सकते हैं, स्थायी कैपेसिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा सभी, यानी हम सभी की गुणगति चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको 30 क्वेश्चन अटेंड कर दिए। अगली क्लास में आपको जो क्वेश्चन बचे हैं 50-60 क्वेश्चन वो अगली क्लास में क्लियर करा देंगे। इसी प्रकार आपके सिंगल फेज मोटर की क्लास 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगी, फिर 3 फेज मोटर की क्लास बताई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस